अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ छात्र क्लास में हर बात को फौरन समझ लेते हैं, जबकि दूसरों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसका राज पता है कहाँ छिपा होता है? इस बात में कि एक टीचर पाठ शुरू करने से पहले क्या करता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, विद्यार्थी की तत्परता का मूल्यांकन। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हर टीचर के सामने सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही होता है, क्या विद्यार्थी सच में सीखने के लिए तैयार है? और देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं है, ये उनकी मानसिक स्थिति, उनकी प्रेरणा और यहाँ तक कि उनकी शारीरिक सेहत के बारे में भी है। तो ये तत्परता का मूल्यांकन आखिर है क्या? इसको ना एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह समझिए। जैसे एक डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले लक्षणों की जांच करता है, बिल्कुल वैसे ही एक टीचर ये पक्का करता है कि छात्र नई जानकारी को ग्रहण करने के लिए सही मानसिक और शारीरिक स्थिति में है भी या नहीं। तो सवाल ये है कि ये मूल्यांकन करते कैसे हैं? खैर, इसके लिए हमारे पास 3 बहुत ही कारगर तरीके हैं जो हमें एक छात्र के मन की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। चलिए एक एक करके इन तरीकों को समझते हैं। सबसे पहला तरीका है वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। हम सब इससे वाकिफ हैं। सही या गलत वाले सवाल या फिर वो मल्टीपल चॉइस वाले सवाल जहां कई विकल्पों में से एक को चुनना होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट फैक्ट्स को याद रखने की क्षमता को जांचने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। ये हमें ये नहीं बताता कि छात्र असल में सोच क्या रहा है। हो सकता है वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हों और हम शायद कभी उनकी असली समझ को जान ही ना पाएं। अब आते हैं हमारे दूसरे तरीके पर, जो थोड़ा अलग है। सोचिए, एक टीचर को हफ्ते भर में पूरा सिलेबस खत्म करना है। वो ये कैसे जानेंगे कि स्टूडेंट सब कुछ समझ भी रहे हैं या नहीं? यहीं पर काम आता है लघु उत्तरीय परीक्षा यानी शॉर्ट आंसर टेस्ट। इस टेस्ट की खास बात ये है कि ये छात्रों को मजबूर करता है कि वे अपने ज्ञान को कम से कम शब्दों में बताएं। इससे टीचर को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि छात्र ने विषय को कितना समझा है। ये आप कह सकते हैं कि ज्ञान का एक क्विक स्नैपशॉट देता है। तो अब तक हम बस सतह पर थे, अब वक्त है गहराई में गोता लगाने का। हमारा तीसरा तरीका है निबंधात्मक परीक्षा, जो हमें सतह के नीचे छिपी छात्र की असली समझ को देखने का मौका देती है। यहीं पर असली जादू होता है। ये टेस्ट सिर्फ ये नहीं जांचता कि छात्र क्या जानता है, बल्कि ये भी कि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। क्या वो अपने विचारों को साफ साफ लिख सकते हैं? क्या वो किसी विषय पर गहराई से सोच सकते हैं? ये तरीका हमें इन सभी गहरी मानसिक क्षमताओं को मापने में मदद करता है। तो चलिए फटाफट से इन तीनों को एक साथ देखते हैं। स्पीड और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट, संक्षिप्त समझ के लिए शॉर्ट आंसर टेस्ट और गहरी आलोचनात्मक सोच के लिए ऐसे टाइप टेस्ट। हर एक की अपनी जगह है और एक अच्छा टीचर जानता है कि कब किसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये तरीके क्या हैं, लेकिन क्या ये सारी मेहनत सच में जरूरी है? मतलब ये सब करने की जरूरत ही क्या है? जैसा कि हम देखेंगे, इसके फायदे बहुत बड़े हैं। असल में इस मूल्यांकन के 4 बहुत ही ठोस कारण हैं। 4 वजहें जो न सिर्फ पढ़ाने को आसान बनाती हैं, बल्कि सीखने को कहीं ज्यादा असरदार भी बनाती हैं। पहला, पाठ को सही स्तर पर रखा जा सकता है, न ज्यादा आसान न ज्यादा मुश्किल। दूसरा, पढ़ाने का तरीका बदला जा सकता है। अगर छात्र लिखने में संघर्ष करते हैं तो शायद क्लास में बातचीत ज्यादा काम करेगी। तीसरा, आप ठीक से पहचान सकते हैं कि कोई छात्र कहाँ अटक रहा है और उसे सही मदद दे सकते हैं। और आखिर में, जब छात्र तैयार होते हैं तो क्लास एक लेक्चर से एक जबरदस्त 2-वे कॉन्वर्सेशन में बदल जाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या खास बातें याद रखनी है? अगर सिर्फ 2 चीजें भी याद रह जाएं तो वो ये होनी चाहिए। पहली चीज, हमेशा एक पूरा नजरिया अपनाएं, मतलब मौखिक, लिखित और प्रैक्टिकल सबको शामिल करें। और दूसरी बात, जब आप सिर्फ तथ्यों से आगे बढ़कर ये जानना चाहें कि छात्र असल में सोचता कैसे है, उसका नजरिया क्या है, तो ऐसे टाइप सवाल सबसे बेस्ट होते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि एक छात्र तैयार है या नहीं, पर अगला कदम क्या? इस तैयारी को हम असल जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में कैसे बदलें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद हमारे अगले विश्लेषण का विषय भी। इस बीच इस पर सोचा जा सकता है, सीखने की इस तत्परता का मूल्यांकन हमारी अपनी जिंदगी में कैसे किया जा सकता है। लर्निंग थियरीज, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में मोटी मोटी किताबों की इमेज बन जाती है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं,
बल्कि हमारी असल जिंदगी का एक सुपर पावरफुल टूल किट हैं। अच्छा, एक सवाल है, हमारी आदतें हमें कंट्रोल करती हैं या हम अपनी आदतों को? ये एक बड़ा गहरा सवाल है जिसके बारे में हम सब कभी ना कभी तो सोचते ही हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब ना इन्हीं लर्निंग थ्योरीज में छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, अच्छी आदतें, बुरी आदतें। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस चीज से जो हमारी जिंदगी का बेस है, हमारी अपनी आदतें। आखिर ये बनती कैसे हैं, क्यों कुछ आदतें चिपक जाती हैं और कुछ छूटी नहीं पाती, ये सब समझेंगे। तो इस टूलकिट का सबसे जरूरी टूल या कह लें औजार है पुनर्बलन, जिसे इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी काम को करने से कुछ अच्छा मिलता है तो हमारा मन करता है कि उसे दोबारा करें। बस यही वो पावर है जो एक बच्चे से टाइम पर होमवर्क भी करवा लेती है और एक एम्प्लॉय को अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट भी करती है। और असल में देखें तो इन थ्योरीज का सबसे बड़ा मकसद ही यही है, हमारे बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को सही डायरेक्शन देना। जरा सोचिए, किसी की कोई आदत बदलनी हो तो डांट फटकार की जगह अगर एक छोटी सी सच्ची तारीफ कर दी जाए या सही वक्त पर एक छोटा सा इनाम दे दिया जाए, कितना बड़ा फर्क आ सकता है ना? यही तो है रीइंफोर्समेंट की असली ताकत। लेकिन एक मजेदार बात है, ये जो रीइंफोर्समेंट है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह काम करता है। एक तरफ है पुरस्कार या रिवॉर्ड, जो एक ग्रीन सिग्नल की तरह है कि हाँ, ये काम दोबारा करो, और दूसरी तरफ है दंड यानी पनिशमेंट, जो एक रेड स्टॉप साइन की तरह है, ये बताने के लिए कि नहीं, ये रास्ता गलत है। लेकिन देखिए, दोनों का मकसद आखिर में एक ही है, हमारे आने वाले एक्शन को बेहतर बनाना। वो पावलोव की घंटी वाली कहानी तो सुनी ही होगी। वो कहानी सिर्फ कुत्तों के बारे में नहीं थी, वो असल में हमारे बारे में है। जैसे घंटी की आवाज से कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता था, वैसे ही जरा सोचिए, दोपहर के 1 बजते ही हमें भूख क्यों लगने लगती है, या फोन पर किसी खास नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हम एकदम से बेचैन क्यों हो जाते हैं। ये सब हमारी सीखी हुई प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो हमने अपनी आदतों को तो समझ लिया, पर क्या यही सिंपल से सिद्धांत किसी बड़ी कंपनी या पूरी की पूरी टीम की सक्सेस का राज बन सकते हैं? बिल्कुल। और यही है हमारा दूसरा खंड, सफलता के सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं कि ये छोटे छोटे नियम बड़े बड़े लक्ष्यों को पाने में कैसे मदद करते हैं। आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में या कॉलेजेस में भी ये सिद्धांत एक मैनेजर के लिए किसी सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार से कम नहीं होते। वो इनका इस्तेमाल करते हैं अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। तो जब मैनेजर्स इस सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है? नतीजे बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। लोग टाइम पर आने लगते हैं, ऑफिस का डिसिप्लिन बेहतर हो जाता है, काम को टालने की आदत कम हो जाती है, और सबसे जरूरी, सही ट्रेनिंग के जरिए पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं। चलो ठीक है, ये तो हुई बात मौजूदा बिहेवियर को सुधारने की, पर तब क्या जब कुछ बिल्कुल नया और मुश्किल सीखना हो? सोचिए, कोई नया कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सीखना है या फिर ड्राइविंग सीखनी है, तब क्या? इसके लिए भी लर्निंग थियरीज एक फूल प्रूफ प्लान देती हैं। वो कहती हैं कि किसी भी पहाड़ जैसे मुश्किल काम को ना पहले छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, फिर एक एक हिस्से पर फोकस करो और उसमें मास्टर बन जाओ। और जब सारे हिस्से सीख लिए तो बस उन सबको एक साथ जोड़ दो, और इस तरह से कोई भी कितनी भी मुश्किल स्किल सीखी जा सकती है। तो हमने आदतें बनाना सीख लिया, नई स्किल्स सीखना भी समझ लिया, पर क्या ये सिद्धांत हमारे मन के अंदर भी झांक सकते हैं, हमारे डर पर भी काम करते हैं? जी हाँ, और यही है हमारा तीसरा खंड, डर से जीत तक। अब हम ये समझेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं के मालिक बना जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमें किसी चीज से डर क्यों लगता है, या कोई चीज क्यों पसंद है या नापसंद है। लगता है कि ये बस ऐसे ही है, पर सच ये है कि ये कुछ भी रैंडम नहीं है। ये सब हमारी सीखी हुई भावनाएं हैं जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि बचपन का कोई डर, जैसे ऊंचाई का या किसी जानवर का, वो जिंदगी भर क्यों साथ नहीं छोड़ता? क्या वजह है इसके पीछे? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो डर सीखा गया था। और यहीं पर सबसे बड़ी उम्मीद की बात छिपी है कि जो चीज सीखी जा सकती है उसे भुलाया भी जा सकता है। मतलब उस डर की जड़ तक पहुंचकर उसे हमेशा के लिए खत्म करना मुमकिन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीखने के ये सिद्धांत सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी के लिए नहीं बने हैं।
ये असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, नए स्किल्स सीखने और समाज का एक बेहतर अनुशासित सदस्य बनने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। हमारी आदतों से लेकर हमारे करियर की सक्सेस तक और यहाँ तक कि हमारे मन के डर पर जीत पाने तक, हर चीज़ सीखने और सिखाने की इसी कला से जुड़ी है। तो अब असली सवाल ये उठता है, इस पूरी बातचीत के बाद आज से वो कौन सी एक चीज़ है जिसे बदलने की शुरुआत की जा सकती है? कोई पुरानी आदत, कोई मन में बैठा डर, या फिर कोई नया हुनर सीखने का पहला कदम? फैसला अब। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे बच्चों को सिर्फ जवाब याद करने वालों से बदलकर आत्मविश्वास से भरे विचारक बनाया जाए। ये एक ऐसा हुनर है जो उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बच्चों को रटना नहीं, सोचना कैसे सिखाएं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, कुछ बहुत ही ठोस तरीकों से। देखिए, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान का असली मतलब क्या होता है। यह सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं है, नहीं, ये तो सोचने का एक पूरा तरीका है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है अपने लक्ष्य के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं उन्हें दूर करना। ये तो कुछ ऐसा है जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही रहते हैं। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब यूं ही अंधेरे में तीर चलाना बिल्कुल नहीं है। अरे, ये तो एक सोची समझी प्रक्रिया है जो अंदाजों पर नहीं बल्कि लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच पर टिकी होती है। जैसा कि स्टैनले ग्रे कहते हैं, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें तार्किक सोच शामिल होती है। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? दिमाग लगाकर रास्ता खोजना, न कि सिर्फ हाथ पैर मारते रहना। तो अब जब ये परिभाषा बिल्कुल साफ है, सवाल ये उठता है कि बच्चों में ये स्किल कैसे विकसित की जाए। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत नींव रखने से। एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग की मानसिकता बनाने के लिए 4 बहुत ही जरूरी गुणों की पहचान की गई है। और अच्छी बात यह है कि ये वो गुण हैं जिन्हें माता-पिता और शिक्षक दोनों ही बच्चों में विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ये 4 गुण ना एक पेड़ की जड़ों की तरह हैं। पहला, आत्म पहचान। दूसरा, तार्किक सोच। तीसरा, भाषा कौशल। और चौथा, स्वतंत्र खोज। ये सब मिलकर ही एक मजबूत विचारक बनाते हैं। चलिए अब हर एक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला है आत्म पहचान। ये किसी भी सुधार का सबसे पहला कदम है। सोचिए, जब तक किसी को अपनी कमियां पता ही नहीं होंगी, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक उन्हें दूर करने की कोशिश कैसे हो सकती है? दूसरा गुण है लॉजिकल थिंकिंग का विकास। बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से सोचने का मौका देना बहुत जरूरी है। इसी से तो वे आजाद होकर सोचना सीखते हैं, जो हर समस्या के समाधान की असली चाबी है। तीसरा गुण है भाषा कौशल, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात को, अपने विचारों को सही शब्दों में कह पाना, यही वो क्षमता है जो किसी भी बड़ी और मुश्किल समस्या को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ने में मदद करती है। और चौथा सबसे जरूरी गुण है स्वतंत्र खोज का मौका देना। जब बच्चे अपने ज्ञान और अनुभव के दम पर खुद कोई हल निकालते हैं ना, तो उससे जो आत्मविश्वास मिलता है वो उन्हें भविष्य की बड़ी से बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। अच्छा, तो इन फाउंडेशनल गुणों को बनाने के बाद अगला कदम क्या है? चलिए अब इन विचारों को असल जिंदगी में उतारने का एक बहुत ही सरल 3 स्टेप का तरीका देखते हैं। स्रोत इसे बच्चे को एक वैज्ञानिक अन्वेषक या कहें कि साइंटिफिक रिसर्चर बनाने की प्रक्रिया कहता है। सुनने में काफी रोमांचक लगता है ना? ये तरीका बच्चों को खुद से खोज करने और सीखने के लिए बढ़ावा देता है। और ये तरीका बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल है। इसके बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, समस्या को सामने रखना। दूसरा, समाधान के लिए प्रेरित करना। और तीसरा, उस विचार को टेस्ट करना। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला कदम है सीखने के मौके बनाना। बच्चों के सामने रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियां रखकर बस ये पूछा जा सकता है, अच्छा सोचो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। इस तरह के सवाल उनकी जिज्ञासा जगाते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब जब बच्चा समस्या को समझ जाए तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। उन्हें तुरंत जवाब नहीं बताना है। यहाँ पर हमारी भूमिका एक गाइड की है, जो सोचने के लिए उकसाए, न कि सीधे सीधे जवाब दे दे। उन्हें अलग अलग समाधानों पर सोचने के लिए बढ़ावा देना है। और आखिरी स्टेप है टेस्टिंग। बच्चे ने जो भी समाधान सोचा है उसे आजमाने का मौका देना चाहिए। यहाँ बस ये देखना है कि क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं
और अगर जरूरत पड़े तो बस हल्का सा मार्गदर्शन देना है। असली सीख तो कुछ करके देखने से ही मिलती है। तो हमने समस्या समाधान की परिभाषा से लेकर एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप तरीके तक काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमें क्या याद रखना है। तो आज की इस बातचीत की 3 मुख्य बातें हैं। पहली, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई जवाब नहीं बल्कि लॉजिकल थिंकिंग का एक नजरिया है। दूसरी, एक मजबूत नींव बनाने के लिए उन 4 गुणों यानी आत्म पहचान, तार्किक सोच, भाषा कौशल और स्वतंत्र खोज को बढ़ावा देना जरूरी है। और तीसरी, इन सबको असल जिंदगी में लाने के लिए 3 स्टेप वाली नन्हे वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हर तरह की समस्याओं से भरी हुई है। आज हमने जो भी सीखा है उसे अपनाकर हम अगली पीढ़ी को इन समस्याओं को हल करने के लिए और बेहतर ढंग से तैयार कर। सोचिए, क्या सीखने का मतलब सिर्फ रटना ही है, या इससे कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा मजेदार तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम लोग बिल्कुल उसी की बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो एजुकेशन की दुनिया को बदल रहा है। इसे कहते हैं सामूहिक अधिगम, मतलब एक साथ मिलकर सीखने की जबरदस्त ताकत। तो सवाल ये है कि आज क्लासरूम में बच्चे असल में सीख कैसे रहे हैं? क्या आज भी टीचर बोल रहे हैं और बच्चे बस सुन रहे हैं, मतलब एक वन वे ट्रैफिक, या अब ये एक बातचीत बन चुका है? और ये सवाल जानते हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सवाल हमें वो रास्ते खोजने पर मजबूर करता है जो बच्चों को सिर्फ सिखाते नहीं बल्कि असल दुनिया के लिए, आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं। तो आज हम किस किस बारे में बात करेंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि सीखने का ये नया तरीका आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि खेल खेल में कैसे सीखा जा सकता है। इसके बाद करके सीखने वाली अप्रोच पर बात होगी। और हाँ, टीम में सीखने का क्या जादू है ये भी जानेंगे। आखिर में सारी जरूरी बातों को फटाफट समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखने का एक नया तरीका, सामूहिक अधिगम। देखते हैं कि ये है क्या और इसमें ऐसा क्या खास है। अच्छा, जरा एक ऐसी क्लास के बारे में सोचिए जहां टीचर कोई लेक्चरर नहीं है जो बस बोलता जाए, बल्कि वो एक गाइड की तरह है जो टीम के साथ एक मिशन पर निकला हो। बस यही है सामूहिक अधिगम। यहां बच्चे सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि आपस में बात करके, चीजों को ट्राई करके, मतलब एक्सपेरिमेंट करके खुद नॉलेज को खोजते हैं। देखा जाए तो ये क्लासरूम का पूरा पावर डायनामिक ही बदल देता है। लेकिन ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर होता कैसे है असल में? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों के सबसे पावरफुल और नेचुरल लर्निंग टूल से, और वो है खेल। देखिए, खेल का मतलब सिर्फ भागना दौड़ना नहीं है, ये तो जिंदगी का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, समझिए। यार, खेल के जो नियम होते हैं ना, वो अनुशासन का पाठ बन जाते हैं। और टीम में साथ मिलकर खेलना ये कैरेक्टर को इतना मजबूत बनाता है जितना शायद कोई किताब नहीं बना सकती। और इसके फायदे, अरे वो तो बहुत गहरे हैं। खेल से ही तो बच्चे सीखते हैं कि अपनी बारी का इंतजार कैसे करना है, मतलब धैर्य, कैसे बार बार कोशिश करते रहना है, यानी लगन। उनका फोकस बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात, वो एक टीम बनकर कुछ जीतने का जादू सीखते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि जीत को कैसे संभालना है और हार से कैसे सीखना है, ताकि अगली बार और जोर से वापसी कर सकें। अब मैदान से हटकर बात करते हैं क्रिएटिव प्ले की। यहां सीखने की एक पूरी की पूरी दुनिया है। इसमें कोई फिक्स नियम नहीं होते, कोई एक गोल नहीं होता। इसका मकसद बस एक है, बच्चों को टूल्स दो, उन्हें आज़ादी दो, ताकि वो अपनी इमेजिनेशन से कुछ नया बना सकें, अपने आइडियाज़ को सच कर सकें। सोच कर देखिए, जब कोई बच्चा ब्लॉक से एक टावर बना रहा होता है तो उसका फोकस कितना ज़बरदस्त होता है, या जब वो कागज़ का फूल बना रहा होता है। ये सिर्फ कोई क्राफ्ट एक्टिविटी नहीं है, ये तो दिमाग की एक्सरसाइज है। और हाँ, आज के डिजिटल ज़माने में अगर वीडियोज़ और कार्टून्स का सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो भी क्रिएटिविटी को जगाने वाले बहुत पावरफुल टूल बन सकते हैं। तो अगर खेल हमारी उत्सुकता का इंजन है, तो एक्शन यानी कुछ करना वो फ्यूल है जो उस इंजन को चलाकर ज्ञान तक पहुंचाता है। तो अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनका एक ही मंत्र है, करके सीखना। और इसमें सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट मेथड। मतलब पौधों के बारे में फैक्ट्स रटने की जगह बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि चलो अपना एक छोटा सा बगीचा उगाओ। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, किसी चीज के बारे में जानने से उसे असल में करना सीखने तक। और इसका सबसे बड़ा फायदा, जब बच्चे खुद कुछ करते हैं ना, तो उन्हें असल दुनिया की चुनौतियों को समझने का एक प्रैक्टिकल मौका मिलता है। और सच कहें तो उस ज्ञान से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है जिसे हम वाकई में इस्तेमाल कर सकें।
वैसे ये करके सीखने का आइडिया कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया के दो सबसे असरदार एजुकेशन सिस्टम्स की नींव है, किंडरगार्टन और मॉन्टेसली। हाँ, दोनों ही एक्शन पर जोर देते हैं, पर दोनों का फोकस थोड़ा अलग है। किंडरगार्टन को आप एक बगीचे की तरह सोच सकते हैं, जहाँ आज़ाद खेल से बच्चे के अंदरूनी काबिलियत बाहर आती है, बिल्कुल एक फूल की तरह। वहीं मॉन्टेसरी एक वर्कशॉप जैसा है, जहां हवा में उंगलियों से अक्षर बनाने जैसी एक्टिविटीज बच्चों की इंद्रियों को, मतलब उनके सेंसेस को ट्रेन करती हैं। तो हमने खेलने की बात कर ली, करके सीखने की बात भी कर ली। अब इस पजल के आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ते हैं, एक साथ सीखना। यहां मिलकर काम करना यानी कोलैबोरेशन ही सीखने का सबसे बड़ा टूल बन जाता है। इसे कहते हैं टीम टीचिंग या टोली शिक्षण। इसमें टीचर को एक एक्टर की तरह मत सोचिए जो स्टेज पर है, बल्कि एक डायरेक्टर की तरह सोचिए। वो स्टेज पर नहीं, बल्कि साइड से सब देख रहा है और बच्चों की टीमों को गाइड कर रहा है, ताकि वो सब मिलकर अपनी लर्निंग की स्क्रिप्ट को पूरा कर सकें। तो हमने सीखने के अलग अलग तरीकों पर एक नज़र डाली है। चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ रखते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो एक बात तो साफ है, सीखने का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं है। हर तरीके की अपनी एक सुपर पावर है। जैसे स्पोर्ट्स हमें सहयोग और मेंटल स्ट्रेंथ सिखाता है, क्रिएटिव प्ले हमारी क्रिएटिविटी को जगाता है, किंडरगार्टन बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, तो मॉन्टेसरी उनके सेंसेस को शार्प करता है, और टीम टीचिंग वो हमें मिलकर जिम्मेदारी लेना सिखाता है। तो सवाल ये है कि आने वाले कल के लिए, सीखने के भविष्य के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा जरूरी होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। अगली बार जब भी सीखने की बात हो तो बस ये याद रखिएगा, क्या सिर्फ जानकारी इकट्ठा हो रही है या सच में कुछ सीखा जा रहा है? हमारे साथ इस चर्चा में शामिल नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे आइडिया को समझते हैं जो सीखने के पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकता है, क्लास में संवाद की शक्ति। और ये सिर्फ बोलने से कहीं ज्यादा है, ये जुड़ाव के बारे में है, आपस में कनेक्शंस के बारे में। तो आइए इसे आराम से समझते हैं। जरा स्कूल के दिनों को याद कीजिए, सबसे यादगार पल कौन से थे? वो जब क्लास में शांति से बैठकर सुना जा रहा था, या वो जब सच में किसी बातचीत का हिस्सा बने थे? यही सवाल कि क्या सीखना सिर्फ सुनना है, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। यहाँ बात एक तरफा भाषण की नहीं हो रही, जहाँ इन्फॉर्मेशन बस एक तरफ से आती है। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक सच्चे दो तरफा संवाद की। और आगे देखेंगे कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है भाषण, जो कि एक वन वे ब्रॉडकास्ट जैसा है, और दूसरी तरफ है संवाद। ये एक डायनामिक टू वे प्रोसेस है। यहाँ आइडियाज आते हैं, जाते हैं और नए आइडियाज पैदा होते हैं। एक में आवाज सिर्फ एक है, लेकिन दूसरे में कई सारी। और ये लाइन पूरी बात साफ कर देती है। अगर सिर्फ टीचर ही बोल रहा है तो वो तो बस इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ज्ञान शेयर नहीं कर रहे। असली सीखना तभी होता है जब आइडियाज का सच्चा लेन देन हो, एक आदान प्रदान हो। तो सवाल ये है कि क्लास में ये संवाद आखिर दिखता कैसा है? देखिए, ये सिर्फ बात करने से कहीं बढ़कर है। ये 3 अलग अलग तरह से सामने आता है, और हम एक एक करके इन सब पर नजर डालेंगे। सबसे पहले आता है मौखिक संवाद, यानी वर्बल कम्युनिकेशन। ये तो हम सब जानते हैं। क्लास में जो जोरदार डिस्कशंस होती हैं, जो सवाल जवाब के सेशंस होते हैं, जहां आइडियाज आज़ादी से बहते हैं और क्यूरियोसिटी जागती है। फिर है लिखित संवाद, यानी रिटन कम्युनिकेशन। सोचिए, किताबों से लेकर ब्लैक बोर्ड पर लिखे नोट्स तक, या असाइनमेंट्स पर जो पर्सनल फीडबैक मिलता है, ये सारे लिखे हुए शब्द सीखने को और पक्का करते हैं और एक रिकॉर्ड भी बन जाता है। और आखिर में एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अशाब्दिक संवाद, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी सोचा है कि एक टीचर की हल्की सी मुस्कान या हिम्मत देने वाला इशारा कितना पावरफुल हो सकता है? यही छोटे छोटे जेस्चर्स सीखने के लिए एक सेफ और सपोर्टिव माहौल बनाते हैं। तो एक अच्छे संवाद और एक बेहतरीन संवाद में क्या फर्क है? ये बस 2 सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल नियमों पर टिका है। पहला और सबसे जरूरी, ये हमेशा एक टू वे प्रोसेस होना चाहिए। सारी कहानी इसी नंबर 2 पर आकर रुकती है। 2 लोग, 2 तरफ से भागीदारी, 2 तरफ से विचार। और इसका मतलब ये है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा। ये सिर्फ टीचर के बोलने और स्टूडेंट्स के सुनने के बारे में नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ये स्टूडेंट्स के सवाल पूछने, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने और बातचीत को आगे बढ़ाने के बारे में भी है। दूसरा गोल्डन रूल, चीजों को आसान रखो। भारी भरकम शब्द या उलझाने वाले एक्सप्लेनेशंस ये सब सिर्फ दीवार खड़ी करते हैं। एक अच्छा संवाद बिल्कुल साफ और सीधा होता है, जिससे मैसेज सब तक बिना किसी कंफ्यूजन के पहुंच जाए। लेकिन ये सब इतना जरूरी क्यों है? एक अच्छा संवाद सच में एक क्लासरूम के एक्सपीरियंस को कैसे बदल सकता है? चलिए इसके ट्रांसफॉर्मेटिव असर को आराम से समझते हैं। इसके 3 बड़े फायदे हैं: एक्टिव पार्टिसिपेशन, डाउट्स का सॉल्यूशन और ज्ञान का एक असली फ्लो। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए, जब स्टूडेंट्स को पता होता है कि वो भी बातचीत का हिस्सा है, कि उनकी बात की भी वैल्यू है, तो वो नेचुरली ज़्यादा एंगेज्ड और फोकस्ड हो जाते हैं। वो सिर्फ सुन नहीं रहे होते, वो सोच रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं और उस पूरे लर्निंग प्रोसेस में पार्टनर बन जाते हैं। संवाद एक ऐसी सेफ स्पेस बनाता है जहां स्टूडेंट्स आराम से सवाल पूछ सकते हैं। जब गलत होने का डर खत्म हो जाता है ना, तभी वो रिस्क लेने और अपनी समझ को और गहरा करने के लिए तैयार होते हैं। और असली ग्रोथ बस यहीं से शुरू होती है। और ये जो बात है, ये सब कुछ कह जाती है। मामला सिर्फ फैक्ट्स बताने का नहीं है, मामला इस बात का है कि ज्ञान सच में एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचे, समझा जाए और अंदर उतरे। यही तो है सीखने का असली मतलब। तो इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहाँ रोकते हैं कि हम अपने लर्निंग एनवायरनमेंट में ज्ञान के इस फ्लो को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है, चाहे कोई टीचर हो या स्टूडेंट।